अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। करप्शन पाकिस्तान के सियासी बयानिए की सबसे बड़ी बहस है और इस बयानिए पर आजकल हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने हैं। मुख्तलिफ मामलात है जिन पर बहस चल रही है। सबसे पहला तो मामला ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का है जो गुज़िश्ता रोज जारी की गई। परसेप्शन इंडेक्स है करप्शन के हवाले से। अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है कि करप्शन खत्म करने के नारे पर आने वाली हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की जो करप्शन के तासुर के हवाले से दर्जा बंदी है वो और ज्यादा बढ़ गई है और करप्शन बढ़ गई है। गुज़िश्ता रोज हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस रिपोर्ट का जो डाटा है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर का है और उस पर अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही थी। दूसरा जो इशू है वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का है और इससे वजीर आजम सरा रहे हैं जबकि अपोजिशन इसे इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है। लाहौर में खोखर पैलेस राय जाने पर आज वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को शाबाश दी और कहा कि यही असल तब्दीली है कि कब्जा माफिया पर हाथ डाला जा रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं आपको आज सबके सामने खास मुबारक देना चाहता हूं। जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूं। मैंने बड़ा महल गिरते देखा। सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछला वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी, जो उनके होते हुए जमीन कब्जा हो रही थी, बल्कि उन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। यानी कब्जा ग्रुप को कौन बचा रहा था? वजीर आजम और उसकी हुकूमत। तो सोचेंगे बेचारे छोटे लोग क्या करेंगे। तो ये जो लोग कहते हैं ना तब्दीली क्या है, ये है तब्दीली। जब ये बड़े बड़े डाकुओं के ऊपर हाथ पड़ेगा, ये है तब्दीली। मुस्लिम लीग नून इससे इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है। आज मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जो अफजल खोकर हैं वो इस मामले पर ऐवान में तहरीके इस्तेकाक लाना चाहते थे, जिसकी वजीर आजम के मशीर बाबर आवान ने मुखालफत की। इस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो माहौल है वो भी तल्ख हो गया। जिस तरह से इन्होंने बैन नेम मुझ पे इल्जाम लगाए हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको शर्म मांगनी चाहिए कि एक मौजूद ऐवान पे रुकन पे इस तरह से इल्जाम लगते हैं। जनाब स्पीकर, मैं बाकी मामला तो ये प्रिविलेज मोशन तो एज इट चलेगी, लेकिन मैं इनके खिलाफ भी करूंगा ताकि आने वाले दिनों में भी इनके ऊपर चले। जनाब स्पीकर, ये कमेटी में अपने सबूत लेकर आए, हम भी सबूत लेके आएंगे। अगर ये सब तो साबित हो गया कि हमने वो जमीन खरीदी नहीं, हमने कब्जा किया है, तो जो आप सजा देंगे मैं उसको दिल से मानूंगा। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं है जो किसी असेंबली के मेंबर को भी सरकारी जमीन पे कब्जा करने की इजाजत देता हो और उसकी प्रिविलेज की सहूलत देता हो। दूसरा ये है, एक टची बात ये की गई है कि रात के अंधेरे में किसी का घर उजाड़ा गया है। पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन ने लाइव कवरेज की है। ये दिन दिहाड़े जो पाकिस्तान की जमीन और अवाम की जमीन थी उसको हमने बरामद करवाया है कि कौम हैरान होती है उन लोगों पे जो कब्जा ग्रुपों के साथ खड़े होकर उनको इदारों को पैगाम देते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई क्या वाकई तब्दीली है या हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई? तीसरा इशू जिस पर बात चल रही है वो ब्रॉडशीट के मामले पर कमीशन का क्याम है, जिसके टीओ आज गुज़िश्ता रोज तय है, लेकिन अपोजिशन इस कमीशन को मानने से ही इनकारी है। चौथा अहम मामला सेनेट इंतखाबात के हवाले से है और हुकूमत का जो तजवीज़ करदा आईनी रिफॉर्म्स पैकेज है। हुकूमत का यह कहना है कि वो सियासी करप्शन का खात्मा चाहती है, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस आईनी तरमीम के तरीक़ाकार पर एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक तरीका होता है, आइन की तरमीम का एक तरीका होता है। दोनों हाउसेज की एक कमेटी बनती है जिसमें हर पार्टी शरीक होती है, चाहे उस पार्टी का एक मेंबर भी असेंबली में हो। हमने जब इलेक्टोरल रिफॉर्म किए थे 107 मीटिंग्स हुई थी, सबकी मुशावरत से हुआ था। आज अगर आपको अपने मेंबरों पे शुबा है कि आपको वोट नहीं डालेंगे, तो बड़े देर से आपको ख्याल आ गया कि शो ऑफ हैंड्स हो।
अगर सेनेट का मेंबर शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा, फिर कौमी असम्बली का मेंबर भी शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा, फिर सूबाई असम्बली का मेंबर भी शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा। जो आप वायलेशन, बेसिक जो तरीका होता है, जो सैंक्टिटी होती है वोट की, वो सीक्रेसी में होती है, ताकि मैं जिसको वोट दूं, जिसके खिलाफ दूं, वो कल मेरे हक में अपने हकूक गलत इस्तेमाल ना करे या मुझे मेरे खिलाफ ना चले। इसलिए वोट का ये तरीका होता है। क्या ऑपोजिशन इन तरमीम पर राजी होगी? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज की इस डिबेट में जो मेहमान शरीक है, तारुफ करा दूं, फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ शरीक है, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब। सर मैं आपसे चौधरी साहब आपसे डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये कब्जा ग्रुपों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर रही है आज, क्योंकि इस पर वजीर आजम ने भी बात की, शाबाश भी दी उस्मान बुज़दार को। क्यों तारिक फजल चौधरी साहब आप इसे इंतकामी कार्रवाई कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखें, ये जो पूरा मुकदमा है खोखर बरादरान का और खोखर पैलेस का, दो तीन बातें इस हवाले से मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि अगर किसी ने भी हमारी जमात का हो, किसी और जमात का हो, किसी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो, वो किसी शख्स की ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, उसके ख़िलाफ़ मैं कहता हूँ कि बेदरेक कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है और मेरा ज़ाती भी मौक़िफ़ यही है। लेकिन ये जो खोखर बरादरान है, इसके हवाले से मेरा ये ख्याल है कि आप मेरी इस बात को एंडोज़ करेंगे बहैसियत एक एंकर कि इनके खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बाकायदा एक सो मोटो एक्शन लिया था। किसकी दरख्वास्त पे लिया मैं इससे नावाकिफ़ हूँ, लेकिन एक सो मोटो एक्शन हुआ, बाकायदा तमाम कागजात की जांच पड़ताल हुई, उनको तमाम मिल्कियत को देखा गया, उनकी तमाम वहाँ पे जिस तरह उन्होंने ज़मीन ख़रीदी वो देखी गई, और वो एक चीज़ हुई जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई थी। वो ये हुआ कि वहाँ पे मकामी जो मसाजिद हैं, ये चूँकि सैफ खोखर साहब भी और हमारे कुलीग जो हैं दूसरे अफजल खोखर साहब मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं, तो मुझे इसलिए डिटेल में पता है कि वहाँ पे मकामी मसाजिद में ऐलानात करवाए गए कि अगर किसी भी शख्स को कोई शिकायत है इनसे, और अगर किसी की ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, किसी की ज़मीन हथियाई हुई है, तो वो रब्ता करे सुप्रीम कोर्ट से और हम उसकी तलाफ़ी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इनके ख़िलाफ़ केस में कोई चीज़ इल्लीगल गैर कानूनी साबित नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पे वो खोखर पैलेस भी खड़ा रहा, कोई ज़मीन इनसे वागुजार नहीं हुई। अच्छा। और वो सो मोटो जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और ये कब्जा ग्रुप साबित नहीं हुए। अब उसके बाद क्या उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे ज़्यादा काबिल हैं, उनसे ज़्यादा कानून समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि पंजाब की इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं हो सकती। मैं ज़ाती हैसियत में उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कैपेसिटी की बात कह रहा हूँ। जिस कैपेसिटी का शख्स आपने पंजाब का वज़ीर आला लगाया हुआ है, क्या वो चीफ जस्टिस से ज़्यादा ये जो आपके मामलात होते हैं रेवेन्यू के, इन पे ज़्यादा दस्तरस रखते हैं? ये बात नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ साबित हुई है। बात यह है कि आपने एक इंतकामी कार्रवाई करनी है और आपने वहाँ पे चढ़ दौड़े हैं आप बुलडोज़र लेके और फलाना। और इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूँ कि उस वक्त वहाँ पे अदालत का स्टे मौजूद था। दूसरों को तो आप जो है वो अदालती एहतराम और फैसलों को और अदालती एहतराम की बात करते हैं। जब सैफ खोखर साहब हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट ने इंतजामिया को हुक्म दिया है कि आप वो खोखर पैलेस खाली करें। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी मातहत अदलिया है, सिविल जज साहब हैं, उनके स्टे को हम ऑन करते हैं और हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। तो इस स्टे ऑर्डर के दौरान अगर आपने कार्रवाई की है तो इससे सरासर आपकी जाती इंतकामी कार्रवाई नजर आती है। एक लीगल इशू है, मगर उस लीगल इशू पे हुकूमत बड़ी वाज़ेह सियासी पोजीशन में है। मैं सिर्फ ये इसको इस तरह क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा। कि एक लीगल, पहले ये एक पॉलिटिकल इशू था, लीगल इशू बना। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला चला, लोअर कोर्ट तक गया, कोई चीज अदालत में साबित नहीं हुई। और आज इस अंदाज से इमरान खान साहब ने बात की, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की भी बात की, मुस्तकबिल की लीडर है और वहाँ खड़ी हैं और जनाब शाबाश दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसी उनके लहजे से, उनके अल्फाज से आपको पता लगता है कि वो ज़ातियात पर मबनी ये कार्रवाई थी। वरना इसके अंदर वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी एक शख्स का घर गिराया जाए और उसमें वो कमेंट कर रहा हो। ऐसा नहीं होता। आई थिंक द आर्गुमेंट हियर इज, सर आप क्योंकि खुद भी वकील है, एक कानूनी मामला है। अब
लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत ने इस पर एक सियासी, एक पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो ले ली। नहीं, बात यह है कि पॉलिटिकल पोजीशन ही है ना। पिछले जो डेकेड रहे हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा है डेकेड ऑफ डार्कनेस, उसमें क्या हुआ है? उसमें जो पाकिस्तान में जो मेजर प्रॉब्लम्स आए हैं, उनमें एक मेजर प्रॉब्लम है कब्जा और लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके एक एम्पायर्स खड़ी करना। अब ये जो खोखर साहब की जो बात आपको कर रहे हैं तारक फजल साहब बड़े मासूमियत से, अब आप देखिए कि लोगों के घर होते हैं, कोई 1 कनाल हो जाएगा, 2 कनाल हो जाएगा, चले बहुत बड़ा आदमी है 4 कनाल हो जाएगा, 8 कनाल हो जाएगा। ये जो छोटा सा घर जो गिराया है ये 144 कनाल के ऊपर है, और ये जो छोटा सा घर है इसके अंदर जो 144 कनाल के ऊपर ये घर है, और इसमें जो 46 कनाल जगह है वो सरकार की है, जिसको उन्होंने अपने घर के अंदर जो है वो शामिल कर लिया। अब बाकी जो चीजें हैं कि वो उनको घर जो है वो बाकी उन्होंने कैसे लिया, क्या किया, उसको छोड़ भी दे, तो हुकूमत ने अपनी जगह तो खाली करानी थी। ये तो कोई बात नहीं है कि आप मरियम नवाज जो है वहां पे आती हैं और सारे नवाज शरीफ साहब का आपसे अच्छा ताल्लुक है और तारक फजल चौधरी साहब के आप पर्सनल दोस्त हैं, और उसके बाद आपको ये हक हासिल हो जाएगा कि आप सरकार की जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंगली इसमें अभी एक बात जो भी सामने और आई है, इस घर के अंदर एक चूंकि बहुत बड़ी जमीन है 144 कनाल के ऊपर, ये पूरा इसको क्या कहेंगे आप, पैलेस ही कहेंगे, तो घर तो नहीं कहेंगे। वो तो इतने में तो कहते हैं, वो तो खुद भी पैलेस कहते हैं। 144 कनाल में तो हाउसिंग सोसाइटियां बनती हैं, एक घर तो नहीं बनता ना। अच्छा, लेकिन आप अंदाजा लगाइए इसके अंदर जो सड़क बनाई गई वो भी एमएनए के फंड से बनेगी, यानी जो पूरी सड़क अंदर से गुजर रही है जो पूरे घर में, वो एमएनए के फंड से सड़क जो है वो बनी हुई है। वो भी एक आध दिन में जो है वो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा, अदालतों में जो इन्होंने कहा, अदालत में गए, फिर लाहौर हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि आप जाएं और जो इनका कब्जा है वो छोड़ दें। उन्होंने कहा कि जो घर वाला हिस्सा है वो छोड़ दें, जो सरकार वाला हिस्सा है उसके ऊपर तो कब्जा अब भी हुकूमत का है। सिविल कोर्ट से भी आपका स्टे जो है वो खारिज हो गया। तो सवाल ये है कि क्या इतने, और ये एक ही यही नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा दानियाल अजीज से जो मुरब्बों में जमीन जो सरगोदा चक शमाली सरगोदा में थी वो छुड़वाई गई। चौधरी तनवीर जो इनके इस्लामाबाद के हैं उनसे कब्जे में वो इस वक्त जो है मफरूर है। उसके बाद खुरम दस्तगीर जो है वो गुजरांवाला के बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर जो है उन्होंने अपना प्लाजा और जो बनाया था, और उसके ऊपर पार्क है आप जहाँ पे उनका कब्जा था। इसी तरह से ख्वाजा आसफ जो है वो अपना पूरा, तो ये पूरा जो इनका एक कह लीजिए कि गैंग है जिसके ऊपर। चौधरी साहब ये सारे नाम ऑपोजिशन के गिनवा रहे हैं आप जी, तो यही हुकूमत में रहे हैं ना, तो इन्होंने करने फॉर्म या प्लॉट किसी पे कोई कागजात साबित हुआ है जो अभी काबीना में बैठे हो, पूछा चौधरी साहब से। जी फवाद भाई। नहीं, दोबारा मुझे समझ नहीं। वो कह रहे हैं कि किसी वफाकी वजीर का भी नाम जो है वो आप गिनवा दें इसमें। नहीं, वफाकी वजीर तो है, वो बात यह है कि जो सारे वफाकी वजीर हैं वो हम जैसे तो लोग बने ही पहली बार हैं, तो जाहिर है कि अभी 2.5 साल हो गए हैं। ये तो एक और बड़ी कामयाबी है ना, 2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब तो बिलियनर हो गए थे, और इसी तरह से जरदारी साहब ने तो मिस्टर 10% का खिताब बना लिया था पूरा, और बाकी का बिना उसका भी यही हाल था। इमरान खान को ये क्रेडिट तो आपको बाहर देना पड़ेगा ना कि 2.5 साल हो गए हैं, एक स्कैम नहीं आया, पूरी कैबिनेट जो है और उनकी जो सारी मेन मशीनरी है पॉलिटिकल वो बिल्कुल क्लीन गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो जब इनका कोई आएगा, अगर कोई बारी आएगी तो तारक फजल चौधरी साहब बता दें, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, मगर चौधरी तारक फजल चौधरी साहब ये इशू तो है, ये कब्जा माफिया बड़े शहरों में, आप एमएनए हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, हर शहर में ये प्रॉब्लम तो है, फिर इसको टैकल भी करना है। तो आपकी क्या आदत? पहले वैसे मुझे याद पड़ता है कि जब साकिब निसार वाला जिस मामले का आपने जिक्र किया उस वक्त इस तरह से जाकर साथ नहीं खड़ी थी, बट अभी मरीम नवाज का जाना, वहां पर असेंबली में आज तरीके इस्तेकाक लाने की बात हुई, तो ये पॉलिटिकल तो आप तो नहीं कर रहे इस इशू को? अरमान भाई, बात ये है कि थोड़ा सा मैं जरा जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, उन्होंने कहा जी कि वो जो पैलेस है उसको पैलेस कहेंगे, और आपने कहा कि वो उसको खुद भी पैलेस कहते हैं। हाँ। उसका जो रकबा है वो 146 कनाल है। मेरे हल्के में एक
महल है, घर है, उसको भी महल कहेंगे, क्या कहेंगे, जो बनी गाला के इलाके में है, उसका रकबा 300 कनाल है। 146 को अगर डबल भी करे ना तो 300 कनाल नहीं बनता, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि वो अभी रेगुलराइज भी कर दिया गया है कोई 8-9 लाख रुपया लेके पूरे इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं ये वजारत हेड करता रहा हूं रूरल एरिया की। मैं चैलेंज करके आपको कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, अच्छा, एक घर सीडीए ने रेगुलराइज नहीं किया एक्सेप्ट वन हाउस, एंड दैट इज इन बनी गाला, जो 300 कनाल पे बना हुआ है। कब्जा ग्रुप, ये तो मैंने फाज चौधरी साहब की बात की ना कि उन्हें 144 कनाल पे एतराज था कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, इसकी बिल्कुल हम इसे कंडेम करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो आप यकीन करें, अगर आप कोर्ट के जरिए करते, सुप्रीम कोर्ट करती, दिखा के करते कि ये सरकारी जमीन है जिसमें लोगों ने कब्जा किया हुआ है, यकीन करें हम लोग भी कहते जी हमारे लोगों ने ज्यादती की है। मैं कहता आपके प्रोग्राम में कि जी इन्होंने ज्यादती की है, मैं खुद उनसे कहता कि भाई ये जमीन सरकारी जमीन है, आपने क्यों इसके ऊपर चार दीवारी बनाई है, ये घर बनाया हुआ है। लेकिन जिस अंदाज से ये कार्रवाई की जाती है, वज़ीर आज़म वहां खड़े हो गए शाबाश दे रहे हैं अपने वज़ीर आला को, वाह भाई वाह। अच्छा। किसी और बात पे भी आज तक शाबाश दी है? लाहौर में जो हालात हैं इस वक्त, कचरे के हालात देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें, पंजाब के हालात देखें, इस बात पे शाबाश दी जा रही है। ये अज खुद जब इस तरह के इकदाम किए जाते हैं तो ये उस तमाम कार्रवाई को अज खुद मशकूक बनाते हैं। जहाँ तक कब्जा माफिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब्जा माफिया जो सही मानों में लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो वाकई माफिया हैं। उन्होंने पुलिस भी मैनेज की होती है, उन्होंने बहुत सारे और चीज़ें मैनेज की होती हैं, दाएं बाएं असर रसूख करके। उनसे सही मानों में ये मैं आपने जनरल जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान का इशू, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, वो उनसे आपको जमीन छुड़ाना कोई इतना आसान नहीं होता। लेकिन इस खास केस में जो कि सुप्रीम कोर्ट से होके आया है, मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर निकलना होता तो वहां पे निकलता। और इस अंदाज से कार्रवाई की गई और सताइश प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, आज खुद आप इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं और बता रहे हैं। ऑब्जेक्शन है आपको तरीकाकार पे इख्तलाफ है, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत की कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया गया। मैं करता हूं जी कि कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया गया, स्टे मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर किया हुआ है। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनका जवाब बहरहाल हुकूमत को दे के ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, फिर हम भी कहते हैं कि यार वाकई अब ठीक है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब। अच्छा, पहले तो गाला के ऊपर ये तरीके इस्तेकाक वाली जो बात है, अच्छा पहले ये तरीके इस्तेकाक भी आज लाने की कोशिश जिसकी गवर्नमेंट जो है वो मुखालफत कर रही है। अच्छा, वो तो खैर चले, वो तो एक छोटा मसला है ना। देखिए, पहली बात तो जो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि बनी गाला जो है उसके ऊपर उन्होंने एतराज किया। तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद से हैं और इनको एग्जैक्टली पता है कि जब इमरान खान ने 95, 96, 97 में जब कहीं ये पहाड़ लिया था, उस वक्त बनी गाला में क्या कीमत थी, और ये जो सारी जमीन जिसको इस वक्त ये कह रहे हैं उस वक्त, और इमरान खान का घर वहां पे ऊपर आप देखेंगे वो 4 कनाल में ही है। बाकी सारा घर जो है उन्होंने जो बाड़ लगाई हुई है वो भी मैं आपको बताऊं, अनलाइक जाती उमरा जहां पे 55 करोड़ की दीवार बनवा ली गई सरकारी खर्चे से कि वजीर आजम हाउस डिक्लेयर करके उसको, यहाँ पे जो बाढ़ लगी है कोई जो 8-10 कनाल के ऊपर, वो भी पीटीआई के पार्टी ने उसका खर्चा बर्दाश्त किया, हुकूमत को 1 रुपया जो है वहां पे नहीं देना पड़ा। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में वो जो केस गया था उसमें इमरान खान जिंदगी में कभी जो है कोई सरकारी ओहदे पे नहीं रहे थे, लेकिन इच्ची बिच्ची 67 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दी थी और बताया था कि किस तरह लंदन में उनका अपार्टमेंट था जो उन्होंने क्रिकेट के पैसों से खरीदा, वो अपार्टमेंट खरीदा, उसके पैसे यहाँ आए और मैंने ये जमीन उस दौर में यहाँ पे ली और रजिस्ट्री की जमीन कराई। जहां तक आप रेगुलराइजेशन की बात करते हैं, बनी गाला जो था ये सीडीए की हदूद में नहीं था। जब सीडीए की हदूद में आया, घर बना हुआ था, जो उस वक्त यूनियन काउंसिल ने उनका ये नक्शा अप्रूव किया हुआ था, जो नक्शे अप्रूव थे, जाहिर है सीडीए ने उसको रेगुलराइज जो है वो करना था, वो एज पर ला हुआ। जहां तक इनके मामलात का ताल्लुक है पीएमएलएन की, या ये जो अपना तारिक फजल के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हियरिंग की थी, उसके बाद कहा था मुतलका फोरम डिसाइड करेंगे। कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो गया। और अब आप अगर इतने जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर आपकी लीगल पोजीशन होती तो आपको सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से उसके ऊपर दादरसी आपकी होती, बट द फैक्ट इज कि आपकी सिविल कोर्ट से भी। वो लाहौर वाले खोकर पैलेस वाले इशू की बात करें,
हाँ, खोकर पैलेस में आपकी लाहौर से भी स्टे खत्म हुआ, आपको हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि इतना वो सिंपल नहीं है जिस तरह से आपने आके जो है वो पेश कर दिया है। और तीसरा जो तरीके इस्तेकाक है वो बिल्कुल वाज़े है, रूल 97, अगर मामला सब जुडिस है उसके ऊपर तरीके इस्तेकाक नहीं लाई जा सकती। फाइन फाइन, मुझे सर ब्रेक जानी पड़ती है। छोटी सी बात मैं कह दूं, इस्लामाबाद के तो मामला मैं छोटी सी बात बता दूं, फवाद चौधरी साहब, अगर कोई जेलम का मामला हो ना, मैं उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता। मैं उन्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद का मामला है, मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा। एक लंबी डिबेट है कि यूनियन काउंसिल बारागऊ थी, उसका चेयरमैन मलिक याकूब है, अभी भी जिंदा जावेद है, सेहतमंद है माशाल्लाह, परसों भी मुझे मिला था। नक्शा अप्रूव नहीं किया यूनियन काउंसिल ने, सीडीए की जुरिस्डिक्शन में बनी गाला आ नहीं सकता। रोड उसकी आप हमें कह रहे हैं ना ये रोड एमएनए के फंड से बनी है, ये बनी गाला की रोड सीडीए के फंड से बनी थी, ये हमारे दौर में बनी थी, ये मियां नवाज शरीफ ने कहा था ये रोड बनाओ ना। इस तरह की बातें करें जिनके ऊपर कोई 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 बात मैं आपके पास नहीं। उधर वो उन्होंने जो रोड का जिक्र किया वो उन्होंने घर के अंदर वाली रोड का जिक्र किया था। वो जी अंदर बाहर मैं आप छोड़ें, आप इनको चौधरी साहब को मैं क्या आभार करूं। चौधरी साहब जरा एक ब्रेक ले, बात करनी है, जाहिर है ब्रेक के बाद जरा आकर ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है करप्शन की पाकिस्तान में, और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो करप्शन जो है वो खत्म करने के दावे पर जो हुई थी। फवाद चौधरी साहब, एक तो आप ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे वो कर लीजिए। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है इस पर कल बड़ी कंफ्यूजन रही है कि डाटा पुराना है या नया। इसको ये कंफ्यूजन क्यों रही कल इस डाटा के हवाले से, और फिर जो हुकूमती तर्जुमानों का जो मौक़िफ़ रहा कि ये मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का है? देखिए जी, पहली बात तो ये है, खैर वो तो मैं बात कर रहा था कि ये जो सड़क कह रहे हैं बनी गाला पे, बनी गाला में तो हजारों लोग रहते हैं ना, ये कोई आप ये तो नहीं कह सकते कि खाली इमरान खान के लिए। खैर वो उस बात को छोड़े, आगे चलते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ये मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, और इसके ऊपर ये बात हो सकती है कि इसका कुछ डाटा 2016 का है, 17 का है, कुछ डाटा जो है वो 2020 का भी उसमें एक शामिल है जस्टिस सिस्टम का। इसमें जो अच्छी बात है एक हुकूमत के लिए, जो मुस्बत बात है वो तो ये है कि एक तो नैब की कारकर्दगी को सराहा गया है, कहा गया है कि नैब बड़ी अच्छी एफर्ट कर रही है, और हुकूमत को कहा गया है कि उन्होंने भी बड़ी सीरियस एफर्ट्स की हैं करप्शन के रेडिकेशन के लिए। ये उसमें मुस्बत बात है। जो डाटा उसमें शो करता है वो उसके मुताबिक जो हमारा खुसूसन जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर लोगों की परसेप्शन है कि उसमें खामियां हैं। इसी तरीके से जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है उसमें खामियां, यानी पुलिस है, पटवारी है, इसका जो निज़ाम है, मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम इस पे ये कहें कि नहीं ये फलानी हुकूमत का है या फलानी हुकूमत का है, जो इसमें जो अरबाबे जिन्होंने फैसला करना है, जो इसमें जैसे अगर सर्विसेज देखें आप तो सर्विसेज चीफ मिनिस्टर्स उसके जिम्मेदार हैं, और जस्टिस सिस्टम में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका भी बड़ा रोल है, और पॉलिटिकल जो हमारा गवर्नमेंट है उसका जो रिफॉर्म्स लाने के हवाले से रोल है। और वो फ्रैंकली जो लॉ सिस्टम में, जुडिशल सिस्टम में जो तब्दीलियां लाने का वादा पीटीआई ने किया है वो अभी तक पूरा नहीं हो सका, और उसमें हमारी रफ्तार बड़ी स्लो है, और उसको हमें तेज करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर हर कैबिनेट मीटिंग में ये बात बड़े तवातुर से कहते भी हैं लॉ डिपार्टमेंट को कि आप इसके ऊपर जो आपने काम किए हैं उनको लेके आए। लेकिन दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर्स हैं मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि इसमें जो पुलिस के या पटवारी या बाकी जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं रिपोर्ट्स में, उन लोगों के साथ बैठें और देखें कि उसमें क्या खामियां हैं और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। बिकॉज हर रिपोर्ट के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है ये चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक वेकअप कॉल जो है वो होनी चाहिए। सर्विसेज जो है ना वो 12 चीफ मिनिस्टर्स का हमारा, मैं तो चूंकि आपके प्रोग्राम में भी पहले बात बड़ी दफा कर चुका हूं कि जब तक हम ये जो फ्रेमवर्क है, प्रोवेंशियल फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर कोई सीरियस डिबेट ना करें और हम कोई इसमें बड़े इस्लाहात लेके नहीं आएंगे तो ये जो सर्विसेज, बस देखिए ना, आपने सुबह स्कूल जाना है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है, सड़क खराब है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। चौधरी साहब ये देखें, ये एक सूबे में मैं आपकी बात मानता हूं आपके लिए मुश्किल हो सकता है और वो है सिंध, मगर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो आपके वजीर आला हैं, तो फिर तो ये काम वहां पर स्पीड अप होना चाहिए, वहां पर ये हो जाना चाहिए। ठीक बात, होना चाहिए। ठीक,
राइट जी चौधरी साहब, वो कहते हैं इस बात को आगे चलना चाहिए और ये रिफॉर्म्स जो हैं ये होनी चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि इनका साथ दें, जो भी रिफॉर्म्स ये करना चाहते हैं। देखिए, रिफॉर्म्स के तो कोई भी खिलाफ नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि हुकूमत का जो रवैया है, क्या वो सिर्फ रिफॉर्म्स आपने टीवी टॉक शोज़ में करने हैं या रिफॉर्म्स आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए करने हैं। पहले दिन से मैं समझता हूँ कि जब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन से चंद दिन पहले हुई, उस दिन उन्होंने कहा जी असेंबलियों को बाइकआउट करते हैं। इसमें बाकायदा जो है वो डिबेट हुई और हमारी जमात थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने कहा कि जी हम इस इलेक्शन में जो धांधली हुई, जो इलीगैलिटीज़ हुई, उनको सामने रखते हुए सामने होने के बावजूद सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम के अंदर रह के हम उनकी निशानदेही भी करेंगे, उनके खिलाफ जंग भी करेंगे। और उसके बाद पहली दफ़ा जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने तकरीर की तो उन्होंने कहा जी कि जो बात भी मुल्क और कौम की बेहतरी में की जाएगी हम उसका साथ देंगे। ये वो आप ये कहें कि ख्वाहिश थी, ये वो टेम्पो था जो अपोजिशन ने सेट किया। लेकिन उसके बाद हुकूमती रवैया गैर संजीदगी का, अपोजिशन को गालियां देने का, अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने का, अब हुकूमत ये तरमीम लेकर आई है, बार बार गिरफ्तार करने का, एक रिफॉर्म पैकेज है, तो आपको चाहिए उनका साथ दें। सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आप भी चाहते हैं, हुकूमत भी चाहती है, सारी पार्टियां चाहती हैं, व्हाई नॉट? अब बात ये है, अब इसी बात को सामने ले लें, सेनेट इलेक्शन को ही सामने ले लें। आप एक पार्लिमानी जमहूरियत हैं, आपका तमाम जो बिजनेस है वो पार्लिमान के अंदर होता है। ये सेनेट का इलेक्शन किस तरह होगा ये आपके आइन में लिखा हुआ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आइन खामोश हो। अगर किसी चीज़ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है दैट इज़ साइलेंट, उसकी तशरीह तो आप सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें लिखी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको दाएं बाएं नहीं कर सकती। फवाद चौधरी साहब तो वकील है, मैं तो नहीं हूँ, वो ये इस बात को मानेंगे। अब रिफॉर्म पैकेज तो चौधरी साहब पार्लियामेंट में ही आया ना। मैं हुकूमती रवैये की बात से इस बात को लिंक कर रहा हूँ कि अगर आप संजीदा हैं इसको करने में तो आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ होना नहीं है। आप इसको पार्लियामान के अंदर पहले लेके आते। पहले दिन कहा, हमने कहा, बिलावल साहब ने कहा कि जी यहाँ पे आके बैठ के बात करें, बताएं आप क्या चाहते हैं, जो चीज़ सिस्टम के लिए बेहतर होगी। अब सेनेट की बात की, मुझे पता है इस बात का कि जब भी 3 साल बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं पता लगता है जी फलां सेनेटर 30 करोड़ में बना है, फलां 25 करोड़ में बना है। अब तो रेट मेरा ख्याल 40 करोड़ से ऊपर चला गया एक सेनेटर बनने का। क्या वो सेनेटर की इज्जत है? क्या वो सेनेट की इज्जत है? सर आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्शन क्या है कि हुकूमत पहले लेकर आती तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है, ये अदालत जाती है ना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर ये संजीदा थे या संजीदा हैं, इस चीज़ को पार्लियामान के अंदर लेके आएँ, डिबेट करें, अपोजिशन जो है संजीदगी से उनसे बात करें, एंगेज करें। जो बात सिस्टम के लिए बेहतर होगी, मुल्क के लिए बेहतर होगी, उससे कोई नहीं भाग सकता। लेकिन आपके रवैये ऐसे हैं, आपके तरीक़ाकार ऐसा है कि वो बात पीछे रह जाती है। आपके 2-4 लोग उठते हैं। फवाद चौधरी साहब भी असेंबली में कम तकरीर करते हैं। नहीं, फवाद चौधरी साहब ये वैसे असेंबली का माहौल बनाने के लिए हुकूमत के वजीर और रखे हुए हैं। वैसे उसकी एक झलक आज हमने देखी है। ये चौधरी साहब, ये तरमीम वाला जो मामला है, जो माहौल बना हुआ है, कोई हो सकती है, आपको कोई उम्मीद है कि कोई बात हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ना बड़ी रिफॉर्म्स के ऊपर तो डिबेट ही कोई नहीं है। मैंने 2 आपको पहले कहा, जैसे प्रोविंशियल फ्रेमवर्क के अंदर क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। हमारे यहाँ ना मीडिया के ऊपर कोई डिबेट है, ना पॉलिटिकल पार्टीज में कोई डिबेट है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तो बस फ्रेंकली ये माहौल बन गया है कि जो भी काम दूसरा करेगा हमने खड़ा होकर कहना है कि नहीं वो गलत है। मसलन ये अभी आप जो सेनेट के इलेक्शन की बात अभी आप कर रहे हैं, जो COD है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्लॉज 23 में दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और PMLN, कह रही है कि ये वोट ओपन होना चाहिए। और सेनेट का जब चेयरमैन का खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो दोनों पार्टियां ये कह रही थी कि ये बड़ा गलत सिस्टम है और इसके वोट को जो है वो ओपन होना चाहिए। और अभी तारिक फजल साहब भी कह रहे हैं कि आता है कि 30-30 करोड़ पे में, 40-40 करोड़ पे में सेनेटर बना है, तो जाहिर है कि आपने क्रेडिबिलिटी लानी है। अब इमरान खान ने चूंकि कह दिया है कि वोट ओपन होना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी और PMLN का फर्ज है कि वो इसकी मुखालफत करेंगे। और इसलिए ना हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई बड़ी डिबेट है कि हमने कैसे आगे चलना है, और ना ही हमारे मीडिया के ऊपर भी हमारी यही होती है कि कैसे रोज लड़ाई वड़ाई करवाएं ताकि रेटिंग शेटिंग आ जाए। वही हम रोजाना वही डिबेट्स होती हैं, वही हम फायर फाइटिंग में मामला जो है वो चला जाता है। लिहाजा जो रिफॉर्म्स का जो मामला है, या ये कि हम इस क्वैगमायर से निकल कैसे पाएंगे,
उसके ऊपर कोई कहीं पे कोई डिबेट होती हो तो होती हो। मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पे कोई इस बात के ऊपर संजीदा डिबेट का फोरम क्या आपके ख्याल में, अगर एक मीनिंगफुल डिबेट करनी है तो उसका फोरम चौधरी साहब क्या होना चाहिए? इधर ये ब्रेक के बाद आके जरा बताइएगा कि ये मीनिंगफुल डिबेट जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। जरा सुनते हैं फवाद चौधरी साहब से, बाद आ रहा हूं मैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी। फवाद चौधरी साहब, सर कुछ बताएं, कोई फोरम बताएं जहां पर जो है वो ये डिबेट हो सकती है। अगर टीवी नहीं, पार्लियामान नहीं, तो फिर कहां पर जो है वो ये डिबेट हो, हुकूमत और अपोजिशन इस्लाहात के लिए जो करने वाले काम है। ये बात यह है कि दुनिया में दो तरह के तरीके हैं। एक तो बाकी दुनिया में जो एकेडेमिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूनिवर्सिटीज हैं, फिर बार एसोसिएशंस हैं, ये इदारे होते हैं जहाँ पे डिबेट्स आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो एकेडेमिया में तो कोई रॉक स्टार ही नहीं है जो इस किस्म की डिबेट्स को आगे चलाएं। ना ही बार काउंसिल्स भी जो हैं वो ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, ज्यादा बजाय इसके कि वो एक एकेडमिक फोरम का किरदार अदा करें। फिर तीसरा जो तरीका है वो ये कि क्रॉस पार्टी ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये यूथ पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अंडर 45 जो इलेक्शन में आए थे, उनका एक ग्रुप है, वो आपस में बातचीत करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं जहां क्रॉस पार्टी लोग बैठते हैं, वो बात करते हैं। लेकिन इतनी वो हमने एक समझे कि पार्लियामान के अंदर, और तारिक फजल चौधरी साहब भी जैसे बात कर रहे थे, तलखियां इतनी बना ली हैं कि वो तो बात करना ही बड़ा मुश्किल हो गया। सो एक माहौल बनाने की जरूरत है पहले कि जिसमें क्रॉस पार्टी लोग जो है वो बैठ सकें और गुफ्तगू हो सके। अदरवाइज फ्रेंकली ये जो पाकिस्तान में अगर हमने बड़े रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने आपस में मिनिमम समझौता ना किए तो ये पाकिस्तान के लोगों को पहले भी, अभी आगे भी तो देखें ना, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 5वां बड़ा दुनिया की ये मुल्क है, और हमने अपनी हालत क्या कर ली है। तो ये हम और नीचे जाएंगे। जाहिर है जरूरी तो नहीं होता अगर आप नहीं अच्छा करेंगे तो आप, मगर सर आपके पास एक मौका तो आएगा। ये चले अपोजिशन तो इसे जोड़ी है अभी के सेनेट इंतखाबात से, उसके बाद आपके पास मुमकिन तौर पर सेनेट इंतखाबात में आपके पास जो है वो यू विल बी इन ए पोजीशन के जहां पर आप इन तरमीम को नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी अप्रूव करा सकें। तो हुकूमत कायम रहेगी, उसके बाद भी रिजॉल्व क्या है कि ये जो तीनों तरमीम है ये अगर अभी ना हुई तो सेनेट इंतखाबात के बाद हो जाएंगी? मेरे ख्याल में तो नहीं, उसके बाद भी ज़्यादा 2/3 मेजोरिटी तो हमारे पास नहीं होगी। मेरे ख्याल में अपोजिशन को ये चाहिए, तारिक फजल चौधरी साहब को चाहिए कि ये मशवरा ये कर लें कि चले अगर आप ये कहते हैं कि ये इलेक्शंस में पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर खुफिया वोटिंग हुई तो पता नहीं कितने लोग छोड़ जाएंगे, तो आप ये कर लें कि ये अमेंडमेंट कर लें और आप कहें कि इसका इतलाक अगले सेनेट इलेक्शन से होगा, इस इलेक्शन से नहीं करें। लेकिन कोई आगे तो बढ़े ना, ये तो ना करें कि हमने कुछ करना ही नहीं है और इस तरह तो फिर स्टेलमेंट रहेगा। ठीक चौधरी साहब, ये इशू तो है। एक तो आप क्योंकि खुद डसे हुए हैं, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी आपके वैसे सामने एग्जाम्पल है, तो ये कर लें फिर इनके साथ मिलकर ये काम। नहीं देखिए, क्या कोई जिद है कि अगर इन्होंने ये कह दिया, जिस तरह से वो कह रहे थे कि अब अगर इमरान खान ने कह दिया तो आपने कहा कि ये तो नहीं होना? रहमान साहब, दो बातें हैं। एक तो ये इशू एक नहीं कई हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है, जिनमें से एक इशू ये भी है। दूसरी बात यह कि जिद वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान तो पानी में एक बुलबुला है, कमेंट्स आती हैं जाती हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये तरमीम जो है हम ये समझते हो कि इमरान खान को ज़ाती तौर पर वो फ़ायदा पहुँचा रही है या PTI को फ़ायदा पहुँचाएगी। ज़रूर इन्हें अपने मेम्बरान के ऊपर शक है, कुछ ऐसी भी हमें कुछ खबरें मिल रही हैं कि कुछ ऐसे लोगों को ये लाना चाहते हैं जो इन्हें शक है कि शायद वोट ना दें, वज़ीर आला ना थे। नहीं चले, हमारे अगर 2 दानों ने मुलाकात कर ली है, आप ये देखें कि उनके 25 दाने कह रहे हैं कि हम अपना सेनेट का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं, टीवी टॉक शो में मेरे साथ आके कह गए हैं कि MPs पंजाब के 25 का ग्रुप कि जी हम तो अपना आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे, उसको वोट देंगे। ये बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन हमारी किसी की ज़ात से नहीं, बात सिस्टम की हो रही है। सिस्टम को सुधारने के लिए मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हुकूमत अगर शुरू से, अब ये जिस स्टेज पे आ गई है, जब ये आएगा पार्लियामान में डिबेट होगी, डेफिनेटली ये मैं दोबारा कह रहा हूं तो एग्री करते हैं कि एक मिनिमम एजेंडा तो होना चाहिए जिस पर मुल्क तो चल सके। देखिए, अगर इनका रवैया इससे पहले कुछ संजीदगी का होता, दिफा चौधरी साहब जो अभी ये यहाँ बातें कर रहे हैं, ये पार्लियामान में खड़ी हुई क्यों नहीं की इन्होंने? जब ये सारा कुछ लेके आए थे,
उस वक्त उन्होंने किसी और को आगे किया होता है। मतलब उस वक्त का मतलब ये है कि अक्सरियत इनके वो लोग, वो वजीर जो सिवाय असम्बली का माहौल ख़राब करने के, गालम गलोच के, वो पिछले जनाब 30 दहाइयों की मतलब ताने कोसने देने के 35 साल से ये बैठे हैं जनाब। इन्होंने ये कर दिया और यार मियां नवाज शरीफ के तीनों टर्म अगर निकालो तो 10 साल नहीं बनते। पिछले जनाब माशाल्लाह का दौर के भी, ज़ियाउल हक दौर भी, मुशर्रफ दौर भी, वो सारा अपोजिशन पे फेंक रहे होंगे। और ब्रॉडशीट का मामला भी कहने का मतलब ये ब्रॉडशीट के मामले पर आप अगर संजीदगी के साथ संजीदा लोगों को टास्क दे के कि हमको कानून साजी करना चाहते हैं, केस इन एग्जांपल इस ब्रॉडशीट का मामला, ब्रॉडशीट के मामले में जो पाकिस्तान को नुकसान हो, आप लोग भी कहते हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, हुकूमत भी कहती है। आज बार कौंसिल ने भी फवाद चौधरी साहब उस पर एतराज उठा दिए हैं उस कमीशन के ऊपर। जरा उन एतराजात को आप किस तरह से देखते हैं? ब्रेक के बाद जरा इस पर आपसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फवाद चौधरी साहब, इस बहस को समेटना है ये, अब देखें आप तो मिनिमम एजेंडे की जो है वो बात कर रहे थे, लेकिन ये ब्रॉडशीट वाला मामला, ये केसेस वाला मामला, ये जितना मामलों का भी हमने आज प्रोग्राम में जो है वो उसका जिक्र किया है, इसके बाद तो ऐसा लगता है ये पॉलिटिकल टेम्परेचर तो ऊपर ही जा रहा है, ये नीचे तो नहीं आ रहा। तो फिर हमारे पास कोई वे आउट है इस सारी सूरत हाल में? ये वे आउट है। ये वे आउट ये है कि 2 फैसले पीएमएल अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो कर ले, वो अपने केसेस जो हैं उसके ऊपर ये ना कहे कि गवर्नमेंट से रिलैक्सेशंस की तवक्को ना करे। उसकी वजह देखिए, इमरान खान का जो सारा राइज है वो ही ओज टू हिज एंटी करप्शन नैरेटिव, और जो केसेस हैं उनके ऊपर ना उन्होंने कोई रिलीफ वो दे सकते हैं ना ही वो देंगे, लिहाजा उसके ऊपर वो जिद छोड़ दें और उसके अलावा बाकी हर मामले के ऊपर जो है वो टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखिए ना, ये भी तो पाकिस्तान में एक अलमिया है ना, तारक फजल तो उससे एग्री नहीं करेंगे, बट आप कैसे मरियम नवाज जो हैं जिन्होंने एक दिन अपना किचन की भी खरीदारी खुद नहीं की होगी, जिन्होंने कोई जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सिर्फ अचानक एक दिन उठें और कहें कि मुझे अब्बू ने फोन कर दिया, पार्टी की सियासत आप करेंगी। इस तरह तो नहीं पार्टियां चल सकती। कोई जो है वो वसीयत पे बैठ गया है, कोई अब्बू के फोन पे आके बैठ गया है। लिहाजा पाकिस्तान की सियासी जमातों में जो एक मैच्योरिटी चाहिए वो नहीं है, और उसकी वजह से ये जो अभी मामला है ये ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई बड़ी इस्लाहात मुझे नहीं लगती कि आ सकेंगे। बट बुनियादी बात आपकी ये है सर, केसेस की गल छाड़ दो सर, बाकी तो इश्यूज पे बात साहब रवानी में चूंकि जाहिर है वो वकील हैं, एक बात खुद ही कह गए हैं कि इमरान खान साहब अपोजिशन केसेस की बात ना करें और इमरान खान साहब रिलीफ दे नहीं सकते, साथ ही उन्होंने कहा देंगे भी नहीं। तो असल जो बात है ना वो पहले जुमले में है कि दे नहीं सकते का मतलब ये है कि केसेस सारे हमारे अदालतों में हैं। इमरान खान साहब किसी जज को फोन करके नहीं कहेंगे कि रहमान जमानत दो, डॉक्टर तारिक ना दो। असल तो इमरान खान साहब जो सरप्रस्ती और एनआरओ दे रहे हैं